हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम? बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैम आपके पढ़ाए हुए में से एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ जो है वो समझ में आया और आप अच्छी एग्ज़ाम करके आ रहे हैं। इतना ज़्यादा टफ पेपर आ नहीं रहा है, तो आप लोग जो टॉपिक हमें मुझे सजेस्ट कर रहे हैं मैं वही टॉपिक अब कवर करवाऊंगी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से कल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। बाकी करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आज के कमेंट मैंने देखे। उसी के साथ में बुक्स और उसके ऑथर राइटर जो भी हैं वो आए हैं, और एक दो टॉपिक और हैं। तो मैं सारे टॉपिक आपको कवर करवा दूंगी जो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ जिसका जिसका एग्जाम होता जा रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें अपने एग्जाम रिव्यू कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। पॉलिटी से सुनने को आया है ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री में पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इस बार हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कम पूछा जा रहा है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट क्या पता कौन सी शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएं। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो हल्के में नहीं लेना है, सभी को साथ में लेके चलना है। तो प्लीज़, और जिसका एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू बताते रहिए, क्योंकि 8 तारीख तक एग्ज़ाम है और उसके बाद में भी शायद 1-2 दिन और एग्ज़ाम है, ताकि बच्चों को जो है वो फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके कमेंट आए थे कि मैम मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कल के एग्जाम में, तो सेकंड शिफ्ट में। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाकी सारे टॉपिक जो आप सजेस्ट कर रहे हैं मैं सभी आपको कवर करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? वैसे देखिए, मैंने सारे ही आपको जो टॉपिक हैं वो करवा दिए हैं, पर वो क्या थोड़े लंबे वीडियो हैं तो शायद आपने वो पूरे नहीं देखे, है ना। तभी आप बोल रहे हो मैम ये करवाओ, ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक है मैम करवाओ। मैं वो करवा चुकी हूँ बेटा, क्लाइमेट वाला टॉपिक भी मैं करवा चुकी हूँ, या आपके मॉनेटरी पॉलिसी भी करवा चुकी हूँ, बैंकिंग भी करवा चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन मैं करवा चुकी हूँ, पर शायद आपने नहीं देखा। कोई बात नहीं, अभी मैं इस सेपरेटली बस इसी टॉपिक पे जो है वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? देखिए, मौद्रिक नीति के जो है वो 2 उपकरण होते हैं, बताया था मैंने 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रात्मक होता है, क्वांटिटिव होता है, और एक गुणात्मक होता है, क्वालिटिव होता है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है गुणात्मक उपकरण कौन सा है, यानी कि क्वालिटिव जो उपकरण है वो कौन सा है, किसका? मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो देखिए, मार्जिन आवश्यकताएं उपभोक्ता ऋणों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मार्जिन जो है वो एक तरीके से देखें तो आपके गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली वही पूछे जा रहे हैं। तो कल भी मैंने एक वीडियो आपके लिए जो है वो शेयर किया था, तो उसमें से आज कमेंट आया, कल ही कमेंट आया बच्चों का कि मैम जो आपने वीडियो डाला था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पढ़ाए हुए में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही कंटिन्यू हम अपनी आगे और भी तैयारी आप सजेस्ट करेंगे, उसी एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में CRR का क्या अर्थ है? सभी को पता है CRR क्या होता है। तो CRR वह अनुपात होता है जो प्रत्येक जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपनी जमा का एक भाग किसके पास रखता है? नगद के रूप में RBI के पास रखता है। तो ये ध्यान में रखना है, CRR में वाणिज्यिक बैंक जो है अपनी जमा का एक भाग नगद के रूप में RBI के पास उसे रखना होता है, और इसे बढ़ाना या घटाना जो है वो RBI अर्थव्यवस्था में जो है वो नकदी प्रवाह को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो आपके राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए, कैश रिवर्स रेपो जो है CRR की फुल फॉर्म है नगद आरक्षित अनुपात। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। फुल फॉर्म पूछी थी मैंने, CRR का आपको सारी डिटेल बता दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेपो दर वह दर है जिसमें क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। देखिए, मैंने आपकी CRR बताई। CRR क्या करता है? वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो RBI के पास अपनी कुछ नगद रखते हैं 1%, ठीक है। अब पूछा है रेपो दर वह दर होती है जिस पर क्या करता है? RBI जो है वो बैंकों को ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंक RBI को ऋण देता है, या बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, या सरकार RBI को ऋण देता है? देखिए, ये समझने की चीज है, सो प्लीज ध्यान लगा के आपको सुनना है।
रेपो दर आरबीआई बैंकों को, रेपो दर पर क्या होता है, आरबीआई जो है वो बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए क्या करती है, ऋण देती है। ठीक है, तो पहला वाला आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देगी, ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब रेपो दर बढ़ती है तो जो है वो ऋण क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और रेपो दर जो है घटेगी तो ऋण सस्ता हो जाएगा, यानी कि मुद्रा आपूर्ति इसमें घटती बढ़ती रहती है। जब रेपो दर बढ़ेगी तो ऋण महंगा होता है और मुद्रा आपूर्ति जो है वो घट जाती है। तो ध्यान में रखना है, रेपो दर के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को कुछ अल्पकालीन समय के लिए जो है वो ऋण देती है। ध्यान में रखना है, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, अब आती है रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो का यूज आरबीआई द्वारा किसके लिए किया जाता है, तो रिवर्स रेपो का यूज जो है आरबीआई जो है वो क्या करती है, रेपो दर जब बढ़ता है तो बैंक अपने अतिरिक्त धन को क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, जिससे बाजार में क्या होती है, नकदी घट जाती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि रिवर्स रेपो दर का उपयोग आरबीआई द्वारा किसके लिए किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था से जो है वो तरलता निकालने हेतु आरबीआई जो है वो रेपो दर का यूज करती है। तो ध्यान में रखना है, दोबारा सुन लीजिएगा, जब आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ाती है तो बैंक जो है अपनी अतिरिक्त धन को आरबीआई में क्या कर देते हैं, जमा करते हैं, और जमा करेंगे तो बाजार में जो नकदी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था में तरलता निकालने हेतु ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, आरबीआई के कार्य मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाए हैं, है ना। आरबीआई का कार्य जो है वो आपके कौन सा नहीं होगा, मुद्रा निर्गमन आरबीआई करता है, बैंकों का बैंकर है, हमने देखा था सरकार का बैंकर है। जनता से जमा स्वीकार क्या आरबीआई करता है, नहीं, जनता से जो जमा स्वीकार है वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं ना, आरबीआई नहीं करता। क्या हम आरबीआई में पैसे जमा कराने जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। तो समझने का सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा, अगर आप कह सकते हैं तो इजी क्वेश्चन है कि जनता से जमा स्वीकार जो है वो वाणिज्यिक बैंक करते हैं, आरबीआई नहीं। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति बनाता है और बैंकिंग व्यवस्था को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ऋण नियंत्रण करता भी आरबीआई है। तो राइट आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का अगर मुख्य उद्देश्य देखिए भारत में, तो आपकी मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक वृद्धि, या सभी सारे ही कार्य जो है आपकी मौद्रिक नीति के हैं। यानी भारतीय जो मौद्रिक नीति का उसका मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना भी है, आर्थिक विकास करना भी है, रोजगार को प्रोत्साहन देना भी है। तो सारी ही चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है और क्रियान्वयन भी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। हालांकि एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये, लेकिन जो निर्धारित करती है वो आपकी मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। एमपीसी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, देखिए एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेनी। तो एसएलआर की फुल फॉर्म है आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेटेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधता तरलता अनुपात। अब एसएलआर होता क्या है, तो एसएलआर वो प्रतिशत होता है जो बैंक को अपनी जमा का एक भाग जो है वो या तो सोना के रूप में, गोल्ड, ठीक है, या नगद के रूप में, या किसी भी सरकारी प्रतिभूति के रूप में जो है वो रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है एसएलआर क्या होता है और वैधानिक तरलता अनुपात इसकी फुल फॉर्म है। अगला है, भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा कितनी बार की जाती है। तो भारत में मौद्रिक नीति की जो समीक्षा है वो त्रैमासिक होती है, यानी कि 3 महीने में एक बार जो है वो आरबीआई इसकी जो समीक्षा करता है त्रैमासिक होती है, क्वार्टरली होती है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इसको कहा जाता है। तो 3 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई के द्वारा की जाती है। खुला बाजार परिचालन, ओएमपी, सभी ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने बहुत अच्छे से करवाया था।
इसका अर्थ क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का अर्थ होता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बहुत अच्छे से समझाया था। यानी आरबीआई बाजार में क्या करती है, नकदी की मात्रा को क्या कर देती है, नियंत्रित कर देती है। और नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की या तो खरीद होती है या बिक्री होती है, तो इसे ही ओपन ऑपरेशन मार्केट या फिर खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई जो है वो बैंक दर में कमी कर देती है, सीआरआर और रेपो रेट में वृद्धि। अभी हमने देखा था सीआरआर और रेपो रेट में वो वृद्धि करेगी जब बाजार में मुद्रा की अधिकता होती है, यानी मुद्रास्फीति, तो आरबीआई क्या करेगी, ब्याज की दरों को बढ़ा देगी ताकि ऋण जो है वो महंगे हो जाए, है ना, और नकदी प्रवाह कम हो जाए। मैंने अभी आपको बताया था सीआरआर और रेपो रेट में, तो इंक्रीज इन सीआरआर एंड रेपो रेट। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य यही है। मतलब हम पैसे जमा कराने बैंक में जाते हैं, वाणिज्यिक बैंक में, तो बैंक जो है वो जनता से जमा स्वीकार करती है। अगर उन्हें लोन चाहिए तो वो उन्हें ऋण भी देती है, जिससे निवेश और उत्पादन दोनों ही बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी कितने सदस्य होते हैं? तो एमपीसी हमने अभी देखी थी, इसमें जो है वो कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य इसके मेंबर होते हैं। एमपीसी में टोटल 6, और आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर और बाकी 3 सदस्य अलग से होते हैं, और उसी के साथ में 3 जो है वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो टोटल जो है एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, आरबीआई से 3 और 3 सरकार, भारत सरकार के द्वारा। आरबीआई से 3 में इसमें गवर्नर जो है वो अध्यक्ष होता है, तो ये ध्यान में रखना है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो 3 आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो टोटल जो है वो 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दर वाणिज्यिक बैंक स्वयं निर्धारित करता है? बैंक जो है वो बेस रेट स्वयं निर्धारित करता है ना। क्या, कौन सी रेट? बेस रेट जो है वो वाणिज्यिक बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं। यानी बेस रेट होती क्या है? तो बेस रेट वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक जो है वो क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। इतने परसेंट पे इतने परसेंट जो आपको ऋण पे इतना परसेंट आपको ब्याज लगेगा, और इसे प्रत्येक बैंक जो है वो स्वयं निर्धारित करता है कि मैं इतने परसेंट, जैसे 5% की दर से जो है वो ब्याज आपको देना पड़ेगा, कोई 3% रखता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आरबीआई की दिशा निर्देशों के अनुसार ही ऐसा करते हैं, लेकिन अपनी स्वयं जो है वो रेट निर्धारित करते हैं, बेस रेट। अगला क्वेश्चन है, जब आरबीआई रेपो दर घटाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, आरबीआई अगर रेपो रेट को घटाएगा, हमने देखा था रेपो रेट को घटाने से ऋण सस्ता हो जाता है ना। रेपो रेट घटने से बैंक जो है वो सस्ते ऋण ले पाते हैं, जिससे बाजार में नकदी बढ़ेगी, और नकदी बढ़ेगी तो ऋण क्या होगा, सस्ता होगा। रेपो रेट बढ़ाने से तो आपकी क्या हो जाएगा, ऋण सस्ता हो जाएगा, क्रेडिट बिकम चीपर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रसारण शब्द का अर्थ क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांसमिशन रिफर्स टू। तो आपके मौद्रिक प्रसारण शब्द का जो अर्थ है वो होता है वह प्रक्रिया जिसमें मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी मौद्रिक प्रसारण से मतलब आरबीआई की नीतिगत दरों में परिवर्तन, जो कैसे बैंकों की ब्याज दरों और उनकी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋण नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है? ऋण नियंत्रण का गुणात्मक उपाय जो है वो आपके नैतिक आग्रह है, ऋण राशि का खुला बाजार परिचालन जो है आपके ऋण नियंत्रण का गुणात्मक, जो हमने अभी देखा था ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो जो है आपके गुणात्मक के अंतर्गत नहीं, मात्रात्मक के अंतर्गत आएगा। हमने ऊपर 2 देखे थे, तो मात्रात्मक में आपके खुला बाजार परिचालन जो है वो आएगा, क्योंकि ये मुद्रा की कुल मात्रा को क्या करता है, प्रभावित करता है। बाकी ये तीनों जो है वो गुणात्मक में आएंगे, नैतिक आग्रह, ऋण राशनिक और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखिए पहला है, इसकी स्थापना 1947 में, कौन सा कथन सही है पूछा तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये सही है। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हमने देखा था 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना होती है, तो पहला वाला गलत। और राष्ट्रीयकरण 49 में होता है, एकदम सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, जब इसे पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, सही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो क्या परिणाम होता है? तो हमने देखा था सीआरआर बढ़ाने से जो है वो क्या होगा, तरलता में कमी आ जाएगी, है ना। यानी सीआरआर बढ़ने से बैंक को जो है वो अधिक राशि किसके पास रखनी पड़ेगी? आरबीआई के पास। जिससे आरबीआई के पास रखेगा तो ऋण देने योग्य जो धन है वो क्या होगा, कम होगा। जब पैसे आरबीआई के पास ही रख देगा बैंक, तो उसके पास पैसों की कमी होगी, तो ऋण धन जो व्यक्ति लेगा तो वो कम होगा, और बाजार में नकदी इससे क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पैसे तो आरबीआई के पास जमा करेगी। तो सीआरआर बढ़ने से जो है वो क्या हो जाएगी, तरलता की कमी हो जाएगी। नैतिक आग्रह का क्या अर्थ होता है? तो नैतिक आग्रह से मतलब बैंकों को प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण देने के लिए बाध्य करना, या फिर आपके आरबीआई को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, या आपकी ऑप्शन नंबर आरबीआई नियम न मानने वाले बैंकों को दंडित करना, या आरबीआई सीधे ऋण आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो देखिए तीनों ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी नैतिक आग्रह वो होता है जिसमें आरबीआई बैंकों से नैतिक रूप से यह अनुरोध करता है या उसको समझाइश उनसे करता है कि वे आरबीआई की नीतियों का क्या करें, पालन करें। ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती उन पे, लेकिन आरबीआई उनसे अनुरोध या समझाइश करता है, तो आरबीआई अपने निर्देशों का पालन करने के लिए ये प्रेरित करता है। वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपका नैतिक आग्रह हो जाएगा। बैंक में एमसीआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीआरएल का पूर्ण रूप जो है वो आपके क्या हो जाएगा, उधार की सीमांत लागत दर, न्यूनतम ऋण दर, या फिर अधिकतम ऋण दर, या सीमांत नगद अनुपात। देखिए एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यानी एमसीएलआर जो है वो वह चीज होती है जो क्या करता है, न्यूनतम ब्याज दर होती है। वह चीज क्या होती है, ब्याज दर होता है न्यूनतम, ठीक है, जिस पर बैंक जो है वो ऋण दे सकता है। और ये दर जो है वो बैंक की धन प्राप्ति यानी सीमांत लागत पर क्या होती है, आधारित होती है। और पहले की जो बेस रेट मैंने आपको बताई थी, बेस रेट प्रणाली को 2016 में इससे स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है बेस रेट क्या थी, जो कि वाणिज्यिक बैंक स्वयं अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो एमसीएलआर का पूर्ण रूप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, उधार की सीमांत लागत दर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति की संकेतन दर के रूप में बैंक दर की जगह किस दर ने ले ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की संकेतन दर के रूप में बैंक दर की जगह किस दर ने ले ली? रेपो रेट ने ले ली, ठीक है। वर्तमान में क्या है, आरबीआई जो है वो रेपो रेट को अपनी मौद्रिक नीति की मुख्य संकेतक दर यानी पॉलिसी रेट के रूप में यूज करता है। और बैंक दर जब उसको बैंक दर को अब किससे, रेपो रेट से थोड़ा कम यूज किया जाता है, तो संकेतिक दर के बैंक दर की जगह जो है वो रेपो रेट ने जो है वो जगह ले ली है। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ का उद्देश्य क्या है? ये देखिए फुल फॉर्म भी मैंने साथ में दी है, तो प्लीज इनको ध्यान से देख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। तो आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो है उद्देश्य है आपकी कौन से, बैंकों को आपातकालीन 1 दिवसीय ऋण देना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। यानी एमएसएफ के तहत आरबीआई बैंकों को उनकी तरलता की कमी की स्थिति में कुछ ही टाइम के लिए, 1 दिन के लिए ऋण देता है, और इस ऋण से जो है वो रेपो दर से भी अधिक होती है ये ऋण। तो ये ध्यान में रखना है, एमएसएफ में आरबीआई बैंक को 1 दिन के लिए यानी आपातकालीन 1 दिवसीय ऋण देता है,
ठीक है, तो आपातकालीन शब्द आपको ध्यान में रखना है। भारत की मौद्रिक नीति का वर्तमान ढांचा किस पर आधारित है? तो वह जो मौद्रिक नीति है उसका वर्तमान ढांचा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में भारत को जो है वो ये मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण वाला जो है वो ये प्रणाली अपनाई गई थी, और वर्तमान में मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है वो 4% रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है करंट के हिसाब से। तरलता जाल तब होता है जब क्या होता है? जब ब्याज दर बहुत अधिक होगी, लोग निवेश करने की बजाय क्या करेंगे? नकदी रखना पसंद करने लग जाएंगे, या बैंक जमा स्वीकारना बंद कर देते हैं, या मुद्रा आपूर्ति नकारात्मक हो जाती है। तो तरलता जाल से मतलब होता है कि लोग निवेश करने की बजाय जो नकदी है वो अपने पास रखने लग जाते हैं। वही तो आपका क्या हो जाएगा? तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि कैसे व्यक्ति जो है ट्रैप में फंसता है। ब्याज के ऊपर ब्याज उतारने के लिए एक और वो ऋण ले लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो लिक्विडिटी जो ट्रैप है उसमें ब्याज दर जो है वो बहुत कम होती है, और लोग जो है वो ब्याज में परिवर्तन के बावजूद निवेश करने के बजाय नकदी रखना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, जिससे मौद्रिक नीति क्या हो जाती है? अप्रभावी हो जाती है। उसी को तरलता जाल कहा जाता है, यानी लोग अपने पास नकदी रखना चालू कर देते हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति कब अपनाई जाती है? तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति मंदी से उभरने के लिए अपनाई जाती है, यानी जब अर्थव्यवस्था मंदी होगी तो आरबीआई ब्याज दरों को घटाकर और नकदी प्रवाह बढ़ाकर क्या करेगी? निवेश और मांग को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। वही आपकी विस्तारवादी मौद्रिक नीति होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें कि मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए, मंदी से उबरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी है? देखिए, मौद्रिक नीति से के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च जो आपकी संस्था है वो कौन सी हो जाएगी? वो होगी मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, यानी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने देखा था। 2016 में एक कानून बनाया गया था इसके अंतर्गत। तो मौद्रिक नीति समिति जो है वो सभी निर्णय किसके द्वारा? MPC द्वारा लिए जाते हैं। और इसमें टोटल कितने सदस्य मैंने आपको बताए थे? 6 सदस्य। इसमें तीन तो RBI द्वारा होते हैं और 3 जो है वो भारत सरकार के होते हैं। बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता प्रबंधन हेतु RBI का मुख्य उपकरण क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालीन तरलता प्रबंधन हेतु RBI का मुख्य उपकरण जो है वो रेपो और रिवर्स रेपो परिचालन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी RBI रेपो और रिवर्स रेपो जो रेट है उसके माध्यम से बाजार में क्या करेगी? अल्पकालीन जो नकदी है उसको उपलब्ध कराएगी और उस पर नियंत्रण स्टार्ट कर देगी। तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जब RBI ऋण और निवेश को प्रोत्साहित करना चाहता है तब वह क्या करेगा? तब वह CRR बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट घटाएगा, या फिर बढ़ाता है SLR। बिल्कुल रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। जब RBI ऋण और निवेश को ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा तो रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, यानी रेपो रेट घटाने से बैंकों को जो है वो क्या होगा? सस्ते ऋण मिलेंगे, जिससे जनता को अधिक ऋण वो दे पाएगा। मतलब खुद बैंक RBI से लेगा तभी तो वो जनता को दे पाएगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है, और ये ऐसा करेगा तो निवेश बढ़ेगा और विकास दर में भी सुधार होगा। तो रेपो रेट घटेगी तो RBI ऋण और निवेश को प्रोत्साहन करना चाहता है रेपो रेट घटाकर। निम्नलिखित में से कौन RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो RBI की मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मूल्य स्थिरता है, रोजगार सृजन है, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करना या आर्थिक व्यय। सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करना RBI का कार्य नहीं होता। सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करना और सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करना वित्त मंत्रालय का विषय माना जाता है। ठीक है, ना कि RBI को। RBI की नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता और विकास में संतुलन बनाए रखना है। तो RBI मौद्रिक नीति का उद्देश्य सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करना नहीं, ये किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो स्वामित्व संरचना का, लाभ उद्देश्य का, कार्य क्षेत्र का, या सभी का? बिल्कुल सभी का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सहकारी बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण और जो अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं ना वहां पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि वाणिज्यिक बैंक जो है वो निजी या फिर सरकारी स्वामित्व में लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में ये मुख्य रूप से ये सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के में निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का प्रकार नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक के प्रकार भी मैंने आपको पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का प्रकार जो है वो कौन सा नहीं है, सहकारी बैंक जो है वो आपके अनुसूचित, कोऑपरेटिव बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का प्रकार नहीं है। सहकारी बैंक अलग वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सार्वजनिक भी आते हैं, निजी भी आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं, ये तीनों आते हैं। सहकारी बैंक इसमें नहीं आता। भारत में एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां किसके द्वारा विनियमित की जाती हैं। तो एनबीएफसी जो है वो किसके द्वारा विनियमित की जाती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। आरबीआई जो है वो एनबीएफसी का विनिमय और पंजीकरण दोनों करता है, ठीक है। ये बैंकिंग सेवाओं के जैसे कि आपके ऋण हो गया, निवेश हो गया, तो ये सारी चीजें करता है, लेकिन एक काम नहीं करता, क्या नहीं करता, जमा स्वीकार नहीं करता, ये ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई जो है वो भारत में एनबीएफसी का द्वारा विनियमित की जाती है। भारत में कौन सा कथन पेमेंट बैंक के संबंध में सही है। पेमेंट बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। पहला है ये क्रेडिट कार्ड जारी करता है, बिल्कुल जारी करता है। पेमेंट बैंक जो है वो एक तरीके से देखे तो डिजिटल लेन देन है, ठीक है। और ये आपके क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, ठीक है। ये प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत आपके हो जाएगा। किसका, पेमेंट बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ये ऋण दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्रेडिट कार्ड से ऋण ही एक तरीके से, है ना। अगला है आपके ऑप्शन नंबर, ये विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सकता है, तो ये भी कर सकता है, यानी पेमेंट पर डिजिटल लेन देन भी कर सकता है, भुगतान और सीमित जमा सेवाएं भी प्रदान करता है, लेकिन क्या करेगा, ऋण नहीं देगा, ये गलत हो जाएगा आपके, ठीक है। ऋण नहीं देता है, ये ऋण आपके ये प्रति 2 लाख तक की जमा स्वीकार कर सकता है। आरबीआई के अनुसार ये कर सकता है ऐसा, लेकिन ऋण नहीं दे सकता, इसका थोड़ा सा हो गया, हाँ ऋण नहीं दे सकता। जो आपके पेमेंट बैंक है वो ऋण नहीं देते। हाँ क्रेडिट कार्ड कुछ अलग चीज़ है, वो ऋण नहीं, वो आप इतने तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो 2 लाख रुपए जो जमा सीमा है वो 2 लाख प्रति ग्राहक आरबीआई के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो ये वाला भी आपके सही हो जाएगा, तो सी राइट गलत उत्तर हो जाएगा इसमें। भारत में संचालन शुरू करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में संचालन स्टार्ट करने वाला पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो 2017 में भारत का पहला पेमेंट बैंक का कार्य इसने स्टार्ट किया था, जनवरी 2017 में, ध्यान रखना है। एयरटेल पेमेंट बैंक पूछा है। भारत में कौन आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपके अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, स्टॉक एक्सचेंज इसके अंतर्गत नहीं आता, ये सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मैंने पहले भी आपको करवा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल रुपया शब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिजिटल रुपया शब्द का अर्थ जो होता है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई जो आभासी मुद्रा है ना, वो ही आपके क्या हो जाएगा, डिजिटल रुपया हो जाएगा, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है वो आरबीआई द्वारा जारी होती है डिजिटल मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो देखिए नाबार्ड के गठन की सिफारिश की समिति शिवरावन समिति ने की थी, सभी को पता है। 1982 में जो है वो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। 1982 में स्थापना होती है शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला है प्राथमिक क्षेत्र ऋण PSL की अवधारणा का उद्देश्य क्या है। तो PSL की अवधारणा का उद्देश्य है प्राथमिक क्षेत्र ऋण जो होता है उसका उद्देश्य है जो कमजोर और जो आपके अपेक्षित ऋणों से ऋण प्रोत्साहन देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि PSL नीति के अंतर्गत बैंक जो है वो कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा, आवास,
इन सारे क्षेत्रों को जो है एक निश्चित अनुपात में ऋण प्रदान करता है, ताकि क्या हो सके, एक समावेशी विकास जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र ऋण पीएसएल की अवधारणा कमजोर जो व्यक्ति हैं उनको ऋण देना, ताकि वो रोजगार कर सके, आवास बना सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, बहुत सारे। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वित्तीय समावेशन की अवधारणा जो है वो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आरबीआई ने 2005 में पहली बार फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो उसकी पहल की थी, ताकि बैंकिंग सेवाएं जो है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। बाद में जो आपने सभी ने सुना है जन धन योजना, है ना, और इसको जन धन योजना से इसको और ज्यादा व्यापक बनाया गया। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसमें आरबीआई जो है वो वित्तीय समावेशन की अवधारणा प्रारंभ करती है। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमारे थे मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आगे और देखते हैं, और क्वेश्चन है। हाँ, और क्वेश्चन है। 1990 के दशक में भारत के प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक में जो प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र सुधार हुई थी उसकी सिफारिश किसने की थी? नरसिम्हा कमेटी जो थी उसने की थी। 1991 में बैंकिंग सुधारों की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। तो राइट आंसर आपके नरसिम्हा कमेटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरसिंगन समिति सेकंड 1998 में क्या सिफारिश की थी? पहले हमने देखा 1991 में नरसिंगन समिति आई थी, अब आ रही है 1998 में। तो 1998 में जो नरसिंगन समिति आई थी उसकी सिफारिश ये थी कि मजबूत बैंकों का विलय। ठीक है, यानी जो नरसिंगन कमेटी सेकंड नंबर की आई थी 1998 में, उसने सुझाव दिया कि भारत में बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, यानी मजबूत बैंकों का विलय जो है उनको मर्ज किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वो क्या हो सके, टिके रह सके। तो ये नरसिम्हन समिति जो सेकंड नंबर की आई थी उसमें ये कहा गया था कि उनको बैंकों को मर्ज किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR की अवधारणा किस बेसल मानक में दी गई थी? देखिए, बेसल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR की अवधारणा जिस बेसल मानक में दी गई थी वो बेसल था बेसल फर्स्ट। ठीक है, बेसल फर्स्ट कब आया था? तो बेसल फर्स्ट 1998 में। 1998 में बैंकों की पूंजी पर नियंत्रण करने के लिए जो आपकी CAR यानी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो जो है उसकी अवधारणा आई थी, ताकि बैंकों के पास जोखिम को जो है वो कवर करने के लिए उनके पास इतनी पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए कि वो जोखिम से उभर सकें। तो राइट आंसर बेसल 1 में ऐसा हुआ था, जो कि 1998 में आया था। अगला है, बेसल 3 मानकों के अनुसार भारतीय, ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पहले नहीं करवाए, तो प्लीज इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना है। बेसल 3 मानकों के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी जोखिम भारतीय संपत्ति अनुपात CRAR कितना है? तो ये जो है बेसल 3 के अनुसार आपके 9% जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। लेकिन आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए से कितना वैसे 8% मांगा है, लेकिन आरबीआई ने 9% माना है, ताकि अधिक सुरक्षा जो है वो बनी रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूछे तो 8% है, लेकिन भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने 9% माना। तो राइट आंसर हमारा 9% होगा। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। NPA यानी अशोधित परिसंपत्ति वह ऋण है जो कितने समय तक अनुत्पादक रहता है? तो ये 90 दिन तक रहता है ना। जो आपके NPA है वो 90 दिन का ऋण होता है, यानी 90 दिन से अधिक समय तक ये बकाया रहता है, और उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA कहा जाता है। ये बैंक जो है वो वित्तीय स्थिति को क्या करता है, कमजोर बनाता है। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा NPA का प्रकार नहीं है? NPA हमने देखा 90 दिन का ऋण होता है, 90 दिन से अधिक समय तक जो है वो बकाया ये मतलब नहीं रह सकता है ना। तो अगला है कि कौन सा जो है NPA का प्रकार नहीं है। NPA का प्रकार देखिए, NPA को मोस्टली जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक सब स्टैंडर्ड, एक आपके डब्टफुल और एक लॉस असेस्ड। तो आपके राइट आंसर अगर देखिए तो सब स्टैंडर्ड, डब्टफुल और लॉसेस, तो आपके प्रोडक्टिव असेस जो है वो इस वर्ग में नहीं आता। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
तो जो वित्तीय रिपोर्ट होती है FSR, वो जो प्रकाशित होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित होती है। यानी RBI जो है हर 6 महीने में आपके FSR जारी करता है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है ये हर 6 महीने में आपके RBI जारी करता है, जिसमें बैंक क्षेत्र के जोखिम, NPA और जो भी आर्थिक स्थिति है उसका आंकलन किया जाता है। NPA हमने अब ऊपर देखा ही था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये बहुत बार करवा चुकी हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो कि मौद्रिक नीति, मुद्रा नियंत्रण, बैंकिंग विनिमय का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम RBI मौद्रिक नीति 2024-25 के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान रेपो रेट आपकी 6.50 जो है वो वर्तमान रेपो रेट रखी गई है। अक्टूबर 2024 के अनुसार ये रिपोर्ट है आपकी। RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार रेपो रेट 6.50 इसको बोलते हैं। तो आपको राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बेसल 3 मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बेसल 3 मानकों का उद्देश्य जो है वो आपके हो जाएगा बैंक के मुनाफे को बढ़ाना, बैंक पूंजी को मजबूत करना और वित्तीय जोखिम को घटाना। हमने देखा था बेसल 3 का मुख्य उद्देश्य ये है कि वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रखना, है ना, ताकि बैंकों की पूंजी, उनकी जो भी तरलता है, उनके जोखिम है, उनको मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में वो जो है किसी भी आर्थिक संकट से बच सके। तो ये बेसल 3 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो प्लीज इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। आई थिंक इसमें से कोई भी जो चीज़ है आपकी बचती नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप सब ज्ञानी हैं, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, वो एग्जामिनर पे डिपेंड है। मैंने मेरी तरफ से पूरी बहुत मेहनत की है, पूरी तरह से आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके किए हैं, क्योंकि कमेंट में जो है बच्चे रिस्पॉन्स करे हैं वही जो टॉपिक है वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखे तब भी आपको पता है कि मैम ये वाला टॉपिक तो आपने करवाया ही नहीं। बेटा मैंने सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं, गलती ये है कि आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है ना। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिएगा। अच्छा लगे तो थोड़ा सा एक काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। DSSS के बाद में हम और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि 2025 में नौकरी तो लगना ही लगना है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अभी नौकरियों का ऐसे बोलते हैं ना एक दौर जो है वो चालू है। जैसे शादियों का एक टाइम होता है ना कि इस टाइम शादी हो रही है, तो अभी नौकरियों का ये साल है, तो सबको नौकरी पानी है, इसमें नहीं तो किसी और में। लेकिन कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना है और सभी को ऑल द वेरी बेस्ट अपनी एग्जाम के लिए। और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा पेपर हुआ और क्या क्या पूछा गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।